नमस्कार विद्यार्थियों। लॉन्जाइनस के औदात्य सिद्धांत का हम अध्ययन कर रहे थे और औदात्य का अर्थ हमने समझ लिया था। औदात्य के जो 5 स्रोत हैं उनमें से 2 के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। महान और पुष्ट विचार, प्रबल भावावेग की प्रेरणा। अब हमारे 3 स्रोत और बचे हैं। अलंकारों की समुचित योजना, अभिजात पद रचना, गरिमा और ऊंचाई का समग्र प्रभाव। इन पर हम अपनी आज के कक्षा में अध्ययन करेंगे। अलंकारों की समुचित योजना। पेरिप्सूस के 44 अध्यायों में जो 14वां अध्याय अलंकार पर है, प्रश्न, विपर्य, सार, पर्यायोक्ति, रूपक आदि अलंकारों के उदाहरण देकर लॉन्गिनस ने यह प्रदर्शित करना चाहा कि उदात्त की निष्पत्ति में अलंकारों का क्या योगदान है। अलंकार स्वभावतः उदात्त के सहायक होते हैं और इस सहायता के बदले में वे स्वयं उससे अद्भुत बल भी प्राप्त करते हैं। अलंकार प्रयोग से ही उदात्त शैली का निर्माण होता है। अलंकार भाववेग की प्रेरणा से सहज, स्वाभाविक एवं अनायास रूप से काव्य में आने चाहिए। वो जबरदस्ती अलंकारों को थोपने के समर्थक नहीं थे। लॉन्गिनस कहते हैं कि जो अलंकार हैं वो सहज और स्वाभाविक रूप में आने चाहिए, तभी वो औदात्य के जनक होंगे, अन्यथा नहीं। वे लिखते हैं कि अलंकार सर्वाधिक प्रभावशाली तब होता है जब इस बात पर ध्यान ही न जाए कि वह अलंकार है। अलंकारों के प्रयोग की पहली शर्त है औचित्य या प्रसंगानुकूलता, अर्थात अलंकार के प्रयोग के पीछे परिस्थिति या संवेग का अनुरोध होना चाहिए। अलंकार स्वभावतः उदात्त के सहायक होते हैं और इस सहायता के बदले में वे स्वयं उससे अद्भुत बल भी प्राप्त करते हैं। लॉन्गिनस केवल उन्हीं अलंकारों का चुनाव करते हैं जो किसी न किसी रूप में उदात्त प्रभाव की सृष्टि में सहायक हैं। लॉन्गिनस ये कहते हैं कि जैसे सूर्य के प्रखर आलोक में आसपास के मंद प्रकाश छिप जाते हैं, उसी प्रकार भव्यता के सर्वव्यापी प्रभाव में अलंकारिक युक्तियां धुंधली पड़ जाती हैं। अर्थात अलंकारों का प्रयोग तो हो, किंतु वह सहज और स्वाभाविक रूप में होना चाहिए, जबरदस्ती उन्हें नहीं थोपना चाहिए। अगला जो है वो है उनका अभिजात पद रचना, या हम कहेंगे उत्कृष्ट भाषा, अभिजात्य अभिव्यक्ति। अभिजात्य अभिव्यक्ति से तात्पर्य काव्य की भाषा से ही है। इसके 2 अंग हैं, एक उपयुक्त और प्रभावक शब्द चयन, दूसरा अलंकृत भाषा प्रयोग, जिससे रूपक व अतिशयोक्ति अलंकारों के प्रयोग से रचना में औदात्य आता है। लॉन्गिनस अलंकारों की ही तरह शब्दावली के चुनाव में भी मनोहारिता का समर्थन करते हैं। वे रचना में विचार और पद रचना को परस्पर निर्भर मानते हैं। भव्य भाषा का प्रभाव निश्चय ही सम्मोहक होता है, किंतु तभी जब वह विचार के अनुकूल हो। वहां
अगर आप यह अनुपात अगर बिगड़ जाएगा तो वो कहते हैं कि अबोध शिशु के मुख पर एक बड़े आकार वाला त्रासद मुखौटा लगा देने के समान हो जाएगा, जिससे वह अभिजात कहता है वह वस्तुतः उदात्त है और उदात्त का आधार है, विषयानुकूलता सच्चा अलंकरण नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि ग्राम्य उक्ति कभी कभी सुरुचिपूर्ण भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि साधारण जीवन से ग्रहित होने के कारण वह अधिक विश्वसनीय होती है। ग्राम्य से लॉन्गिनस का तात्पर्य शुद्र न होकर प्रसंगानुकूल वास्तविकता से है, यह भी आप समझ लें, क्योंकि उन्होंने आगे चलकर यह स्पष्ट किया है कि शुद्र शब्दों के प्रयोग से भव्य अनुच्छेद की भयंकर क्षति होती है। तो ग्राम्यता को तो वो दोष मानते हैं। हालांकि उन्होंने उत्कृष्ट भाषा की विशेषताएं बताई। उपयुक्त शब्द चयन, प्रभाव उत्पादक शब्दावली पाठक या श्रोता को भावभूत कर देती है, इसलिए ये गुण होने चाहिए। शब्द योजना में भाव प्रवणता, सौंदर्य, गरिमा, ओज शक्ति आदि सभी श्रेष्ठ गुण शामिल होने चाहिए। इस अभिव्यक्ति में तभी गरिमा आती है जबकि भाषा की सार्थकता औदात्य को उत्पन्न करने में है, तभी वह आदर्श भाषा होगी। अगला आता है गरिमामय एवं भव्य रचना विधान। 39वें अध्याय में अपना अभिप्राय स्पष्ट करते हुए लॉन्गिनुस कहता है कि मेरा आशय एक विशिष्ट क्रम में शब्दों की योजना से है। पेरिप्सस में उसने विशेषकर शब्द लय और उसके प्रभाव पर विचार भी किया। ये इनका पांचवा और अंतिम स्रोत है, जो उपयुक्त सभी स्रोतों का अंतर्भाव कर लेता है। काव्य रचना के विभिन्न उपकरणों का सामंजस्य अर्थात भाव, विचार, अलंकार और शब्दों आदि का पूर्ण संगुम्फन उदात्त ही है। उदात्त के चारों तत्वों का पूर्ण समन्वय ही भव्य रचना विधान कहलाता है। शब्दों के व्यवस्थित क्रम से सामंजस्य आता है। भाषा के सामंजस्य में लॉन्जाइनस छंद विधान का भी अपना महत्व मानते हैं। रचना में समुचित क्रम से किए गए शब्द विन्यास से जो विषयानुकूल लय उत्पन्न होती है, उसका प्रभाव मन पर अत्यंत ही उदात्त होता है और श्रोता को रचनाकार के अनुभव का भी वो सहभागी बना देता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि उदात्त के स्रोतों का विवेचन करते हुए लॉन्गिनुस ने उदात्त को एक ऐसी गुणात्मक सत्ता के रूप में देखा जो खंड रूप में कृति के विभिन्न तत्वों में और अखंड रूप में संपूर्ण कृति में व्याप्त होती है। ये पांच जो स्रोत हैं निरपेक्ष रूप में खंड खंड एकत्र होकर उदात्त की सृष्टि नहीं करते, बल्कि एक दूसरे पर आश्रित रूप में एक दूसरे को अवलंब देते हुए गरिमा और ऊंचाई के ऐसे प्रभाव की सृष्टि करते हैं जिसे लॉन्गिनुस उदात्त कहता है। कवि कर्म के रूप में आनंद की प्रतिष्ठा लॉन्गिनुस की ऐसी देन है जो एक और उसे हॉरेस जैसे अलंकार शास्त्री से और दूसरी ओर अरस्तु जैसे काव्य शास्त्री से अलग करती है। लॉन्गिनुस ने उदात्त के 5 स्रोत के साथ साथ उदात्त के अवरोधक दोष भी बताए। वो बाधक तत्वों पर भी बात करते हैं कि भाषा की अव्यवस्था, प्रभाव शून्यता, आडंबर शैली, अनुचित व्यवहार, अभिव्यक्ति की शुद्धता, ग्राम्य पदों का प्रयोग, कर्णकटु भाषा आदि जो हैं ये बाधक तत्व हैं। और हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में ही इन्हें काव्य के दोष भी कहा गया है। लॉन्गिनुस की एक बहुत ही बड़ी खूबी है कि वे गुणों का जितना जो है मुक्त कंठ से प्रशंसक हैं, दोषों के भी उतने ही वो आलोचक हैं। इसीलिए उन्होंने जो है वो दोषों के विरुद्ध भी सावधान किया है।
लॉन्गिनोस ने मुख्य रूप से 3 दोष, अध्याय 1 से 7 तक इनका जिक्र है, 3 दोष की ओर ध्यान दिलाया: वागाडंबर, बालेता और भावाडंबर। वागाडंबर के बारे में उन्होंने कहा कि उससे इसलिए बचना कठिन है कि ऐसे लेखक जिनका लक्ष्य भव्यता है, शुष्कता है और क्षीणता से बचने के प्रयास में किसी न किसी तरह इस दोष के शिकार हो जाते हैं। भाषा के ऐसे प्रयोगों को लॉन्गिनोस ने ढोंगी व्यक्ति के प्रयास कहा है। दूसरा शब्दाडंबर का सजातीय दोष है भावाडंबर। जिस प्रकार शब्दाडंबर में शब्दों से के आडंबर से कृत्रिम स्थिति पैदा हो जाती है, उसी प्रकार जहां आवेग की अपेक्षा न हो और वहां जबरदस्ती में निरर्थक आवेग की अभिव्यक्ति की जाती हो, वहां भाव का अनियंत्रित प्रयोग ये अनुचित्य का बोझ जगाता है। इसीलिए अति भावुकता अथवा सस्ती भावुकता ये नाम उसे देते हैं। तीसरा जो दोष है वो है बालेयता, बचकानापन। इस दोष को वे सर्वथा अधम, शुद्र और सच पूछा जाए तो शैली का सबसे जघन्य दोष मानते हैं। बालेयता लॉन्गिनोस के अनुसार पंडिताऊ दृष्टि है, जिसके कारण अतिशय विस्तार की परिणति निष्प्राण असफलता में होती है। इस दोष के कारण क्या होता है कि लेखक असाधारण, अतिरमणीय और इससे भी अधिक मनोरंजक होने की कोशिश करते हैं और फिर वो इस दोष का शिकार हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि कृत्रिमता का मोह उन्हें इस दोष की तरफ खींच लाता है। लॉन्गिनोस अत्यधिक संक्षेप को भी औदात्य का हास के रूप में देखते हैं। शुद्र शब्दों के प्रयोग का भी वो विरोध करते हैं। इस प्रकार लॉन्गिनोस ने कवि के व्यक्तित्व को कविता की भव्यता से संबद्ध करके काव्य चिंतन की दिशा को बदल दिया। लॉन्जाइनस का महत्व इस बात में है कि उन्होंने पहली बार कवि के व्यक्तित्व को कविता की गरिमा और भव्यता से जोड़ा। अरस्तु ने जहां अनुकरण सिद्धांत में कला का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य के अनुकरण मात्र की बात करके कलाकार के व्यक्तित्व को कम आंका था, लेकिन लॉन्जाइनस ने कलाकार के व्यक्तित्व को उभारा। पहली बार लॉन्जाइनस ने कवि के व्यक्तित्व को वरीयता देते हुए उदात्त काव्य को उदात्त व्यक्तित्व से पूर्णतः संबद्ध कर दिया। यह उनकी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक देन है। इसीलिए स्कॉट जेम्स ने लॉन्जाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा। लॉन्गिनोस की मौलिकता भी यह थी कि उसने व्यक्तित्व को महत्व दिया और काव्य और वक्तृता में आंतरिक मूल्यों की स्थापना की। इस प्रकार साहित्य सृजन में विचारों और भावों को समुचित स्थान प्राप्त हुआ। विषय वस्तु और भाषा शैली की द्वंद्वात्मक एकता साहित्य शास्त्र में पहली बार उन्होंने स्पष्ट की। बिंब योजना, विशिष्ट कार्य पर बल देना, गद्य एवं कविता में लय का महत्व निरूपण करना, ये सब लॉन्गिनोस के मौलिक प्रयास हैं। साहित्य शास्त्र में लॉन्गिनोस एक साथ ही ऐतिहासिक, तुलनात्मक, निर्णयात्मक, विश्लेषणात्मक, आलोचना पद्धतियों के प्रतिष्ठाता रहे हैं। लॉन्गिनोस की चिंतन शैली और भाषा शैली को हम कम नहीं आंक सकते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लॉन्गिनोस अपने उदात्त नैतिक बोध और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि
के कारण साहित्य शास्त्र के इतिहास में प्रथम श्रेणी के आलोचकों में स्थान पाते रहेंगे। धन्यवाद।